तो ठीक है। अब तक मैंने इस बात की चर्चा किया कि किन कारणों से हमें सूचना का अधिकार आंदोलन को जानना जरूरी है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सूचना के अधिकार का आंदोलन इस पर चर्चा करते हैं। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलनों की सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। जितना भी जनसंघर्ष था और जितने भी जनसंघर्षों में सफलता मिली, उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? सूचना के अधिकार आंदोलन। और इसके साथ एक और था जो लागू नहीं हो पाया, आंदोलन के द्वारा लोग सफल नहीं हो पाया, लोकपाल बिल। इस पर भी मैं कभी चर्चा कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। इस आंदोलन ने सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा कराने में सफलता पाई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान के एक छोटे से गांव से इस संबंध में निकली चिंगारी ने व्यापक रूप धारण करना शुरू कर दिया। याद रखेंगे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान से, ठीक ना? राजस्थान के एक छोटे से गांव से ये सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1994 और उसके बाद 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जब यह आंदोलन उठा तो इस आंदोलन के बाद 1994 और 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत होने की, तो यह राजस्थान के एक गांव से 1990 ईस्वी में शुरू हुआ था। गांव की बात करें तो एक छोटा सा पिछड़ा गांव था, भीम तहसील, ठीक ना? ये आवाज सबसे पहले राजस्थान के एक छोटे से अति पिछड़े गांव भीम तहसील से सन 1990 ईस्वी में उठाया गया। उसके अंतर्गत ग्रामीणों में प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा गया। वेतन और भुगतान का बिल मांगने के लिए कहा गया। ग्रामीणों को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हो रहा है। अब काहे इन लोगों ने अपना बिल मांगा, रसीद क्यों मांगा? तो इन लोगों को लगा ना कि गवर्नमेंट हमें अधिक पैसा देती है और ये लोग इसमें घपला कर रहे हैं, इसमें घोटाला कर रहे हैं। जितना गवर्नमेंट हमें दे रही है उतना ही लोग नहीं दे रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने रसीद मांगा जिस पर मेंशन हो कि सरकार ने क्या रेट तय किया है, हमने कितना काम किया है, उस रेट के अनुसार हमारी कितनी मजदूरी बन रही है और आपने हमको कितना बिल पे किया है। अगर कुछ कम पे किया है तो किस कारण से उतना कटा है, ये सारे विवरण उस रसीद पर, उस बिल पर लिखा हुआ। ये मांग उन लोगों ने किया और बस इसलिए कि उन्हें लगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। जैसे आप दुकान पर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आपको उसका अगर रसीद नहीं मिलता है, बिल नहीं मिलता है, तो आप अंधेरे में रह जाते हैं। का रेट था, कितना हमको मिला। इसके लिए रसीद लेना जरूरी है। किसी भी वस्तु का रसीद लेना बहुत जरूरी है, ठीक ना? तो यही मामला था और यहीं से ये आंदोलन खड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर के ये आंदोलन शुरू किया और जब ये आंदोलन शुरू हुआ, धीरे धीरे व्यापक होने लगा, तो 1994 ईस्वी और 1996 ईस्वी, ये 2 बार इसके लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया।
इस दौरान जन सुनवाई कब कब किया गया? जन सुनवाई का आयोजन किया गया 1994 और 1996। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रभावित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति दी। अब इस आंदोलन का दबाव बढ़ने लगा और इस आंदोलन के दबाव में आकर के सरकार ने यह फैसला किया, यह आदेश पारित किया सरकार ने कि जो राजस्थान पंचायती, चूंकि ये राजस्थान की बात है तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश पारित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है, यानी राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम है उस अधिनियम में संशोधन किया गया, उस नियम कानून में परिवर्तन किया गया और उसमें संशोधन करके जनता को यह अधिकार दिया गया, यह पावर दिया गया कि जनता पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी दस्तावेजों की प्रभावित प्रतिलिपि, हम लोग जीरोक्स कॉपी, 2 कॉपी कहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया और तब जब ये राजस्थान में ये संशोधन कर दिया गया, उसके बाद दिल्ली में 1996 में राष्ट्रीय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय समिति का गठन किया, ठीक ना। राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया दिल्ली में। अब भाई राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात होने लगी। शुरुआत राजस्थान से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये आग की तरह पूरे भारत में फैल गई और पूरे भारत के लोगों ने ये अधिकार मांगना शुरू कर दिया और परिणामतः 1996 ईस्वी में सरकार को एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया कि अवलोकन किया जाए कि लागू करेला एक बा कि नहीं कि इसको लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके प्रभाव क्षेत्र में किस किस चीज़ को लाया जा सकता है, कौन चीज़ को नहीं लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सूचना का अधिकार के अधिनियम के अनुसार आप कुछ मांग लीजिएगा या कहाँ तक संविधान को प्रभावित नहीं करता उतने आपको अधिकार दिया जा सकता है। अब सूचना का अधिकार के अनुसार आप किसी के निजी जीवन की जानकारी थोड़े मांग सकते हैं, क्योंकि वहां निजता का अधिकार का हनन हो जाएगा। तो आप एक दायरे के अंदर ही आपको वो अधिकार दिया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया कि जांच पड़ताल करके और एक प्रभावी तरीके से सुझाव दिया जाए कि कहां तक इस अधिकार को लागू किया जा सकता है। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित होता है और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ। अब वो समिति अपना जो है कि सुझाव दिया, सुझाव देने के बाद सरकार को लगा कि ठीक है ये होना चाहिए और तब सरकार ने 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक विधेयक पारित कर दिया। लेकिन अनेक त्रुटियों के चलते उसे अमल में भी नहीं लाया जा सका। प्रारंभ में 2002 में जब यह अधिनियम पारित हुआ और बना तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई, कुछ गलतियां पाई गई और उन गलतियों का सुधार करना जरूरी था, इसीलिए इसको 2002 में इस पर अमल
नहीं किया गया, यानी कि पारित होने के बावजूद भी इसको लागू नहीं करवाया गया और इसमें सुधार किया गया। 2004 में सूचना का अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में उपस्थित किया गया। अब फिर 2 साल के बाद 2004 में इसे भारतीय संसद में पेश किया गया। पेश किया गया का मतलब समझ गए, माने उपस्थित किया गया, संसद भवन में इसको लाया गया। कब? 2004 ईस्वी में इसको लाया गया। इस पर बहस मुहाविस जो भी होनी थी सब कुछ हुआ और जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर अधिनियम का रूप धारण कर और जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। यानी यह कानून कब बन गया? जून 2000। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूचना के अधिकार के लिए जो आंदोलन चलाया गया, यह आंदोलन किस प्रकार से सफल रहा। सरकार पर दबाव बनाने में लोगों ने सफलता पाई, सरकार इस बात को माना और उसके बाद सरकार ने लोगों के लिए सूचना के अधिकार की एक नियम बनाया जिसका नाम रखा गया सूचना की स्वतंत्रता। और ये विधेयक जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन गया। तो प्रश्न आता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, भारतीय संसद से कब पेश किया गया? 2004 में। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली जून 2000, लागू हुआ जून 2005 में। ये विधेयक सबसे पहले कब पारित हुआ था? 2002 में। यह आंदोलन शुरू कब हुई थी? 1990 में। कहाँ से शुरू हुई थी? राजस्थान के भीम तहसील से शुरू हुई थी। इस पर राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? 1996 में। इस पर जन सुनवाई कब किया गया? ये इतने चीजें हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा। इतने सारे प्रश्न इससे बात समझ में आ गई। तो ये भारत था, भारतीय लोकतंत्र थी। भारतीय लोकतंत्र में जनसंघर्ष थी और इन जनसंघर्षों का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव रहा, ये सारी चीजें पढ़े और कुल मिलाकर के निष्कर्ष हमने यही निकाला कि भारतीय लोकतंत्र में जब जब जनसंघर्ष हुआ है, लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करने का काम किया है। ये सारे जनसंघर्षों ने लोकतंत्र को और मजबूत बनाया है और धीरे धीरे लोगों का भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ता गया कि नहीं, भारतीय लोकतंत्र में वास्तव में लोकतंत्र है, यहाँ वास्तव में जनता के हाथों में पावर है। तभी तो सरकार से जो चीजें चाह रही है मनवा ले रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम जनता को लगा कि होना चाहिए, तो जनता की इस बात को विवश होकर के सरकार को माननी पड़ी कि नहीं। तो इसका मतलब पावर जनता के हाथ में थी। तो भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यहाँ जब जब संघर्ष हुए हैं भारतीय लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। अपवाद के रूप में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल दौर 70 के दशक इंदिरा गांधी के द्वारा जो आया था वही एक था, थोड़ा सा मुश्किल दौर। नहीं तो उसके बाद से भारतीय लोकतंत्र काफी सराहनीय विकास किया है और अब तक यह सफलतापूर्वक क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है। तो भारत की तो बातें हम जानेंगे। अब इसका उदाहरण हम कुछ अन्य देशों पर, पड़ोसी देशों पर देखते हैं कि पड़ोसी देशों के लोकतंत्र पर जनसंघर्ष का क्या प्रभाव पड़ा। तो आगे हमारा टॉपिक होगा पड़ोसी देशों में जनसंघर्ष एवं आंदोलन।
पड़ोसी देशों में जनसंघर्ष एवं आंदोलन। ठीक ना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, याद रखिएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय लोकतंत्र के आंतरिक द्वंद्व, संघर्ष एवं आंदोलनों का उल्लेख हमने पहले ही आप लोगों के सामने कर दिया है। अब इनमें तो कुछ बाकी नहीं है। भारत का लोकतंत्र और भी अधिक सुदृढ़ होगा जब इसके पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया चलती रहेगी। ये बात सही है। हमारे घर का सामाजिक स्तर, हमारे घर का व्यवस्था, हमारे आसपास पड़ोसियों के सामाजिक स्तर और व्यवस्था से प्रभावित होता है। हम कितनों वेल मेंटेनेंस रखने का प्रयास करें, अगर हमारा पड़ोस वेल मेंटेनेंस नहीं रख पा रहा है तो प्रभावित तो हम होंगे। हम अपने बच्चों को बहुत सारी संस्कार सिखा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस के लोग असभ्य हैं तो देख करके हमारे बच्चे भी कुछ असभ्यता जरूर सीख जाएंगे। तो आंतरिक व्यवस्था पड़ोसियों के व्यवस्था से प्रभावित होती है। तो भारतीय लोकतंत्र तो पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ ही रहा है। हमारे देश की लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा जब हमारे सभी पड़ोसी देशों में लोकतंत्र अच्छे तरीके से विकसित हो। और अगर हमारे पड़ोसी देशों में लोकतंत्र अच्छे ढंग से विकसित नहीं होता है तो थोड़ा बहुत हमारे लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचेगा। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम हम नेपाल को लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहला उदाहरण हम कहां से शुरू करेंगे? हाँ, नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन, ऐसे शायद मैं पढ़ा चुका आप लोगों को। अच्छा, 9 क्लास में पढ़ी ले हैं, चलो ठीक है। तो वो लोग तेज विद्यार्थी सब याद रखता है 9 क्लास के बाद। नहीं, बढ़िया बात है, याद होना चाहिए हमें। कभी हम चर्चा करते समय बताए थे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बनल है कि 1 क्लास से पढ़ के 10 क्लास में आवे के बाद सब एक दूसरा से कोरिलेटेड बा। बहुत सारा टॉपिक ऐसा मिल जाला कि जो पढ़ के आयल भी जा। अब पढ़ले रह तब नहीं जा फायदा करिए। अभी आज आप पढ़ले होंगे, जे पढ़ले होगा ओकर आऊ ज़्यादा समझ में आएगा। अब तुझे कहना ना समझ में आए ले तो बस मान के चलेगा हाँ सर जी होगा। होता है कि ना, बताओ तुम लोग। अब हम अपने मन को एक्सेप्ट करवा लेते हैं कि हाँ होगा, लेकिन जो पढ़ ले होकर याद, अरे ये ऐसे ही बोलते, ये होता है तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। तो नेपाल की बात करते हैं। हिमालय की गोद में, हिमालय की तराई में बसा हुआ भारत सांस्कृतिक एवं अन्य सभी दृष्टिकोण से भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश है। हर तरह से ये भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश है। अब तू लोग के मन में एक प्रश्न होता होगा कि सर जी सबन के तो बॉर्डरवा सटल ही है, तो ज्यादा भीड़ कैसे होगी ना। तो देखो क्या होता है, हमारे घर के चारों तरफ तो घर रहबे करता है, तो चारों तरफ के लोग पड़ोसी हो गया। लेकिन चारों लोगों से समान व्यवहार नहीं रहता है, कोई से ज्यादा व्यवहार रहता है। अब जेकरा से ज्यादा व्यवहार रहता है, आना जाना रहता है, तो वो नहीं लगता है कि हमारे घरवा से दूर है, वो तो लगता है कि वो हमारे घरवा है, एक घर जैसा लगने लगता है। और जेकरा घर से आना जाना नहीं है, वो एकदम सटलहू होके तो लगता है कि नहीं नजदीक नहीं है कि ना। तो उसी तरह
नेपाल हर क्षेत्र से हमसे जुड़ा हुआ है। नेपाल की संस्कृति भी हमसे जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक रूप से भी नेपाल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हिंदू धर्म का एक अनूठा उदाहरण है। भगवान शिव की पशुपतिनाथ मंदिर वहीं पर है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी। और आने जाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, जो पासपोर्ट की बॉर्डर पास करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें नेपाल जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या होता है, हमारे यहाँ के लोग काम करने के लिए या बिजनेस व्यापार के पर्पस से सुबह अपना घर से नेपाल जाते हैं और शाम को अपना काम धाम ख़त्म करके अपने घर आ जाते हैं। उसी तरह नेपाल के लाखों लोग, हज़ारों लोग सुबह काम के तलाश में भारत आते हैं, बिजनेस व्यापार के पर्पस से भारत में आते हैं, शाम तक अपना काम करके वापस लौट जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में जो पानी के बोतल पहुंचाए जाते हैं, ये सब भारी भरकम काम करने के लिए नेपाल के लेबर ही आते हैं। अब बढ़िया पैसा कमा के जाते हैं। मैंने बताया था एक खेप पहुंचाने का 2500 रुपये से 3000 रुपये लेता है वो लोग। मान लो दिन भर में वो लोग 2 खेप पहुंचाया, एक दिन की कमी नहीं, 5000 लेके नेपाल में गया तो नेपाली मुद्रा हो गई 7500। तो 5000 से थोड़ा 7500 कम लगा, डेढ़ गुना है वहाँ की, 1.5 गुना। हमारे पैसे की वैल्यू नेपाल की पैसे की वैल्यू से 1.5 गुना है। तो बताओ, एक दिन की इतनी कमी नहीं हो जाती है उन्हें। तो काम करने के लिए आते जाते हैं। तो अब इससे नहीं लगभग नहीं करता है कि विदेश है हमारा लिए। जिससे हम लोग अपने नज़दीकी मार्केट में जा रहे हैं और आ रहे हैं, वैसे उन लोगों को लगता है, तो लगेगा कि ये 2 अलग देश है। तो इसलिए इतना नज़दीक है। बाकी पड़ोसी देशों में हमें जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, कई तरह के कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है, तो लगेगा ना कि वो कितना दूर है। इस तरह से सबसे नज़दीकी देश नेपाल। नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन का उद्देश्य राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए विवश करना। और यहाँ पर जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो आंदोलन किया गया था, इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि राजा को अपने आदेशों को वापस लेना। राजा ने जो आदेश पारित किए थे उसको वापस लेने के लिए वहाँ के जनता ने लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया। वे ऐसे आदेश थे जिनके द्वारा राजा ने वहाँ के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। अब कौन सा आदेश वापस लेने के लिए जनता आंदोलन कर रही थी? तो राजा ने कुछ ऐसे आदेश पारित कर दिए थे जिससे वहाँ के लोकतंत्र समाप्त हो गए। राजा के आदेशों के द्वारा नेपाल का लोकतंत्र समाप्त हो गया, इसीलिए वहाँ के जनता ने यह आंदोलन किया लोकतंत्र की पुनः बहाली के लिए। उल्लेखनीय है कि नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था। याद रखेंगे, लोकतंत्र की बहाली की बात करते हैं तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली 1990 के दशक में होती है, ठीक ना। 1990 के दशक में सबसे पहला बार नेपाल में लोकतंत्र आता है ना। तो एकरा से पहले तो राजतंत्र था ही, राजा हुआ करते थे, राजा के आदेशों के द्वारा शासन चलता था और वही वंशानुगत पोस्ट था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
वहाँ का राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान होता था। राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान होता था, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा हो रहा है। अच्छा, 1990 में जिस लोकतंत्र की बहाली हुई थी, 1990 में जिस लोकतंत्र की बहाली हुई थी, इस लोकतंत्र में क्या था, ठीक ना? इस लोकतंत्र में राजा औपचारिक रूप से प्रधान, यानी नाम के लिए राजा ही प्रधान होता था, यानी सब कुछ फैसला उन्हीं के सिग्नेचर से होने वाला। परंतु वास्तविक शक्ति जनता के पास थी। वास्तविक शक्ति किसके पास थे? क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा फैसले लिए जाते, ठीक ना? और उसके बाद राजा का सिग्नेचर होता। ऐसे संवैधानिक राजतंत्र को राजा वीरेंद्र ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। अब इसको क्या नाम दिया गया था? संवैधानिक राजतंत्र। इसको क्या नाम दिया गया था? संवैधानिक राजतंत्र। यानी राजतंत्र ही था, लेकिन इस राजतंत्र में संविधान के अनुसार कार्य किए जाते थे, इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा गया, संवैधानिक राजतंत्र। और इसको किसने स्वीकार किया था? तो राजा वीरेंद्र ने इसको स्वीकार किया, ठीक ना? राजा वीरेंद्र ने 1990 में इसे स्वीकार कर लिया, ठीक ना? कब स्वीकार किया था? 1990 में राजा वीरेंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया। उनकी हत्या के बाद राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद, जब वीरेंद्र की हत्या हो गई, तब राजा ज्ञानेंद्र वहां के राजा बने। वीरेंद्र के बाद इनके उत्तराधिकार के रूप में राजा ज्ञानेंद्र बने। उत्तराधिकारी, राजा वीरेंद्र के उत्तराधिकारी हुए ज्ञानेंद्र। उत्तराधिकारी का मतलब समझ में आता है ना? उनके मरने के बाद उनके अधिकार को प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी कहलाता। तो जब राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई तो उनके स्थान पर राजा ज्ञानेंद्र वहां के राजा बने। लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक स्थिति को स्वीकार करने के चक्कर में नहीं थे राजा ज्ञानेंद्र। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि राजा ज्ञानेंद्र ने ही वीरेंद्र की हत्या करवाई। चाहे वास्तविकता कुछ भी हो, हम लोग आगे अपना पढ़ते हैं कि वीरेंद्र के मरने के बाद ज्ञानेंद्र बने और वो लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालिक प्रधानमंत्री को अपदस्थ ही नहीं किया, वरन जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भी भंग कर दिया। अब क्या हुआ कि जब राजा ज्ञानेंद्र बने तो राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया? 2005 ईस्वी में राजा ज्ञानेंद्र ने 2005 ईस्वी में प्रधानमंत्री एवं निर्वाचित सरकार यानी सभा को भंग कर क्या किया? जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा थी उस सभा को प्रधानमंत्री सहित भंग कर दिया, अपदस्थ कर दिया, हटा दिया कि अब कोई ना रहेगा, जो फैसला करना होगा हम अकेले ही कर लेंगे, हमारा कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत नहीं, असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी ये लोकतंत्र नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हम अकेले राजा रहें जो पहले के राजा हुआ था। लोकतंत्र को इन्होंने समाप्त कर दिया।
परिणाम स्वरूप अप्रैल 2006 में वहां जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपना, और इसी का परिणाम हुआ। परिणामतः अप्रैल 2005 में 2006 में आंदोलन शुरू हुआ। और पहले ही मैंने इस आंदोलन का उद्देश्य आपको समझा दिया है कि अप्रैल महीने के 2006 में जो ये आंदोलन शुरू हुआ, तो इस आंदोलन का एकमात्र अंतिम लक्ष्य यही था कि राजा के हाथ से सारा अधिकार छीन करके और फिर से जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में सौंप दिया जाए, यानी कि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाए। इस आंदोलन का एकमात्र अंतिम लक्ष्य यही था। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहां की संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया, जिसे हम सप्तदलीय गठबंधन के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि उस समय तत्कालिक समय में नेपाल में 7 राजनीतिक दलें हुआ करती थी। जिस तत्कालिक समय में ये घटनाएं घटित हो रही थी, उस समय नेपाल में राजनीतिक दलों की संख्या 7 थी, और ये 7 बड़े राजनीतिक दल आपस में मिल गए, क्योंकि सबका मांग लोकतंत्र था, इसलिए सब मिलकर के एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र की मांग को उठाया। इसीलिए इसे सप्तदलीय गठबंधन के नाम से जाना जाता है। कौन को दल है? 7, इसलिए इसको नाम दिया गया सप्तदलीय गठबंधन। समझ में आ रही है? इस गठबंधन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन बंद का जो आह्वान किया, उसका व्यापक प्रभाव नेपाल के लोगों पर पड़ा। अब जो ये सप्तदलीय गठबंधन थे, सप्तदलीय गठबंधन, तो सप्तदलीय गठबंधन ने राजधानी काठमांडू में 4 दिन का बंद का आह्वान किया। ठीक ना? जैसे बिहार बंद, भारत बंद सुन ले है ना, उसी नेपाल बंद समझ में आ गया। हड़ताल किया गया, बंद करवाया गया, चक्का जाम किया गया। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। अब 4 दिन सब कुछ बंद हो जाए, जानते हो, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। हाँ, 10 मिनट के लिए सड़कवा जाम होता है तो हालत खराब हो जाता है। 4 दिन में करिए, 4 दिन में 2 दिन भूखे रह जाएगी खाना पीने में ना। हाँ, तो 4 दिन हमको कमे ही जरूरी, पूरा समझ रहा है, पूरा देश पेथी हो जाएगा। तो जनता पर इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। जब ये बंद का आयोजन किया गया, तो इस बंद के आयोजन का जनता पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। करीब 1 लाख लोग प्रतिदिन एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। और समझ लो कितना भीड़ था। प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे होकर के लोकतंत्र की बहाली का मांग कर रहे थे। 23 अप्रैल 2006 के दिन नेपाल में आंदोलनकारियों की संख्या करीब 5 लाख थी। 23 अप्रैल 2006 को आंदोलनकारी कितना संख्या हो गया? 5 लाख। 5 लाख की संख्या इन लोगों की हो गई, यानी बहुत व्यापक आंदोलन हो गया।
24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार और एक नई संविधान सभा के गठन की बात स्वीकारी। और जब इतना भीड़ हुआ, इतना व्यापक हुआ, ये आंदोलन इतना फैल गया, तो अंततः राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा और 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार एवं नई संविधान सभा के गठन। तब राजा ज्ञानेंद्र झुके और उस आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेक दिए, बातों को मान लिया और उन्होंने सर्वदलीय सरकार को स्वीकृति प्रदान कर दिया और साथ में नए संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार कर। तू लोग पढ़ रहा है, तू ही तीनों आदमी कह रहे हैं। अभी के खिलवाड़ के बाद में सब निकलेगा, ठीक ना। अभी खिलवाड़ करने में अच्छा लगता है। हमारा काम है समझा देना, हम समझा देते हैं, परिणाम भी भुगतना तुम्ही लोग के है, आगे जो होगा तुम्ही लोगों के साथ होगा। हाँ, एक बात है कि उस समय इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि समय रहते अगर सुन लिए होते सर के बाद तो शायद कुछ और। एक मात्र लक्ष्य पढ़ने का ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी ले लेना, सरकारी जॉब लेना। ये वो बात जान लेना। पढ़ने का एक लक्ष्य ये भी होता है कि हमारा कोई शोषण ना कर सके, और वो हम काबिल रहेंगे तभी हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है। नहीं तो काबिल नहीं रहने पर आप ढोल का हालत देखेले हैं। नीति चूंकि लड़कों को बजावे आवे चाहे ना, 2-4 बार पिटिए देता है। उससे बढ़िया हालत किसी की नहीं रहती है अगर आप काबिल नहीं हैं तब। बात याद रखिएगा, अभी खिलवाड़ करने में अच्छा लगता है। चलिए, तो राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार को स्वीकार कर लिया, जो चूँकि सब दलवा मिलिए कि नहीं मांग कर था, तो सर्वदलीय सरकार को भी मान लिया और ये भी कहा कि अब नया संविधान बनाया जाए। इसके लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, क्योंकि संविधान सभा पहले गठित होगा तभी ना संविधान तैयार किया जाएगा। तो ये सारी बातों को राजा ज्ञानेंद्र ने स्वीकार कर लिया। गठबंधन ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। याद रखेंगे, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री के बना? गिरिजा प्रसाद कोइराला। कोई अगर हिंदी सिनेमा आप में से कोई देखता होगा तो हिंदी सिनेमा में एक बहुत पॉपुलर हीरोइन हुआ करती थी, मनीषा कोइराला। कई सिनेमाएं देख सकते हैं, इंडियन वगैरह सिनेमा में शायद है, ठीक ना। इन्हीं की लड़की थी गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो ये अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री की मैंने बात किया। आप लोग भारतीय इतिहास को भी पढ़ते होंगे तो पढ़ने को मिला होगा कि अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ये अंतरिम सरकार का बात समझ में आता है? अंतरिम सरकार क्या कहलाती है? सरकार माने तो बुझा जाता है, अंतरिम सरकार क्या होता है? हाँ, तो अंतरिम सरकार कह देंगे। एक आदमी ने अपना ओपिनियन दिया, एक बच्चे ने ओपिनियन दिया कि पहला बार कौन सरकार के गठन कल जाए तो वो करा के हमने के अंतरिम सरकार कहल जाए। आप लोगों को क्या लगा उसमें? अब जो भी उसको समझ में आया वो कहा आपने,
तो वो ये बतिया कह रहा है। देखो, अंतरिम सरकार में और सरकार में क्या अंतर है? जब निर्वाचन हो के सरकार का गठन होगा तो निर्वाचित सरकार होगा। अब अभी क्या हुआ, तत्कालिक समय में निर्वाचन नहीं हुआ, डायरेक्टे प्रधानमंत्री बना दिया गया। कहा गया कि ठीक है, अब संविधान बनी तब न चुनाव करावल जाए। जिसे भारत आज़ाद हो गया, 47 में आज़ाद हो गया। आज सब हमारा संविधान लागू हुआ 50 में। तो आप सोचिए 3 साल तब सरकार का चुनाव हुआ नहीं है, तो बिना सरकार के देश चलेगा? तो इसके लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी थी, तो वही में से कोई चुना जाएगा, तो करा का अंतरिम सरकार कहा। तो विदाउट चुनाव के अपने ही में से कह देना है चुनाव नहीं, निर्वाचन नहीं होगा। तो इसे ही गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। पुनः संसद बहाल हुई, जिसने अपनी प्रथम बैठक में अनेक कानून पारित कर राजा के अधिकांश शक्तियों पर पाबंदी लगा दी। उल्लेखनीय है कि नेपाल के लोगों द्वारा लोकतंत्र बहाली के लिए किए गए संघर्ष पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि देख रहे हैं कि नेपाल में किस तरह जनता ने लोकतंत्र की पुनर्बहाली के लिए एक लंबा जनसंघर्ष किया, और इस जनसंघर्ष का परिणाम भी सुखद रहा। यह जनसंघर्ष सफल रहा और अंततः यहाँ लोकतांत्रिक सरकार के गठन। ठीक ना? तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब उससे और भी बहुत सारे पड़ोसी देश हैं भारत के, जिनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे।